जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, क्या लगातार बढ़ते युद्ध के बीच लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाएगी क्या? फिर एक बार ये हालात याद दिला देंगे कोरोना की। क्या वर्क फ्रॉम होम होगा? क्या इमरजेंसी लागू हो जाएगी अन्य देशों में? आपको बताएंगे दोस्तों, जहाँ एक तरफ ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहे थे, अचानक ऐसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल हॉर्मुज बंद करने वाले ईरान के नौसेना कमांडर को उतार दिया इजराइल ने मौत के घाट। जंग के बीच इजराइल ने किया बड़ा दावा। वहीं आनन फानन में हॉर्मुज पर टोल लगाने की तैयारी में ईरान संसद में बिल पेश करने की बड़ी तैयारी। साथ ही साथ ईरान ने बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी दोस्तों, अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी। ईरान ने सबसे बड़ा दावा कर दिया कि खार्ग द्वीप पर कब्जा करना चाहता है दुश्मन देश। ईरान की संसद के स्पीकर के इस बयान ने मचा दी हलचल। तो वहीं आपको बताएंगे कैसे यूएई और सऊदी अब बिल्कुल भी युद्ध विराम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ईरान को नष्ट कर दिया जाए। बताएंगे ईरान पर यूएई और सऊदी ने अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। बताएंगे क्या कहा अमेरिका को। वहीं आनन फानन में पश्चिम एशिया संकट के बीच फ्रांस पहुंच गए जयशंकर जी। बताएंगे क्या है उनका मंसूबा। लेकिन वहीं किसने कह दिया कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं जो इस युद्ध को शांत करवा सकते हैं? मध्यस्थ नहीं बल्कि खुद बड़ा मर्ज है पाकिस्तान। किसने ये दिया बड़ा बयान? बेहतर से बेहतर जानकारी आज आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां जो अभी की सबसे बड़ी जानकारी आ रही है सामने वो ये कि ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब और भयानक रूप ले सकती है। एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि ईरान के विशिष्ट नौसैनिक बल के कमांडर अली रेजा तंगसीरी दक्षिण ईरान में एक हमले में मारे गए हैं। ईरान के शक्तिशाली इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के नौसैनिक विंग के प्रमुख तंगसीरी की मौत पोर्ट शहर बंदर अब्बास में हुए हमले में हुई है। अधिकारी ने बताया कि कोमोडोर तंगसीरी हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। इस अहम जल मार्ग पर ईरान के नियंत्रण के मध्य पूर्व से तेल और गैस की आपूर्ति को पूरी तरह से बाधित कर दिया है। अगर इस हमले की पुष्टि होती है तो इसे ईरान की सैन्य नेतृत्व खासकर नौसेना के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। फारस की खाड़ी में उसकी रणनीतिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि कोमोडोर तंगसीरी हॉर्मुज को बंद कराने की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने ही पूरा जिम्मा ले रखा था हॉर्मुज को लेकर कि वहां पर कब हॉर्मुज को बंद करना है, कब हॉर्मुज को खोलना है, किस जहाज को इजाजत देनी है, किसको रोक देना है। लेकिन अब इनके मौत ने सबसे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हॉर्मुज को लेकर ही इजराइल ने यह बड़ा निशाना बनाया है। इस अधिकारी पर तंगसीरी को हॉर्मुज में ईरान की आक्रामक समुद्री रणनीति का मुख्य सूत्रधार माना जाता था। वे अक्सर अमेरिका और इजराइल को समंदर में कड़ी चुनौती देने वाले बयानों के लिए चर्चा में रहते थे। ऐसे में यदि उनके मारे जाने की वाकई में पुष्टि होती है तो ये ईरान के सैन्य ढांचे और विशेषकर उसकी नौसैनिक शक्ति के लिए सबसे बड़ा झटका होगा दोस्तों। तो वहीं इस खबर के बीच हॉर्मुज पर टोल लगाने की तैयारी में है ईरान। संसद में पेश होगा बिल भारत पर। क्या होगा इसका असर आपको बता दे। ईरान इजराइल अमेरिकी जंग के बीच ईरान ने अब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बहुत बड़ा नया कदम उठा दिया है। दोस्तों ईरानी संसद अब एक और बिल बनाने की तैयारी कर रही है जिसमें स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल यानी कि फीस वसूलने का प्रावधान होगा। सेमी ऑफिशियल फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक संसद का एक विधायक ने बताया है कि अगले हफ्ते तक यह प्रस्ताव अंतिम रूप ले सकता है। इससे ईरान को हॉर्मुज पर अपना कानूनी नियंत्रण मजबूत करने के साथ साथ अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा। यूएस इजराइल ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने कुछ जहाजों से अनौपचारिक रूप से फीस मांगना शुरू भी कर दिया है। कुछ मामलों में एक जहाज से $20 लाख यानी करीब 17 करोड़ रुपए तक की मांग की गई है। अब इसे कानूनी रूप देने की कोशिश चल रही है। दोस्तों ईरान का कहना है कि यह सुरक्षित गुजर के बदले लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस मामले पर भारत सरकार ने क्या जवाब दिया आपको बता दें। भारत के शिपिंग मंत्रालय ने फिलहाल इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद बताया है। स्पेशल सेक्रेटरी राजेश सिन्हा ने कहा कि हॉर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय जल डमरू मध्य है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यहाँ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है और कोई भी टोल या लेवी नहीं लगाई जा सकती, इसलिए ऐसा कोई भी दावा बेबुनियाद है। दोस्तों जिस प्रकार से ईरान भी कहीं ना कहीं हॉर्मुज पर गेम खेलने का प्रयास कर रहा है और जिस प्रकार से इजराइल ने हॉर्मुज बंद करने वाले ईरान के नौसेना कमांडर को मौत की घाट उतार दिया, दोस्तों क्या अब आप इसको सही ठहराएंगे या फिर इजराइल ने गलत किया? जो भी आपकी राय हो भारी मात्रा में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें इतना ही नहीं, उधर ईरानी संसद के स्पीकर ने खड़ी कर दी फौज।
फौज कर दिया बहुत बड़ा दावा जिसने मचा दी हलचल, कह दिया हमारे एक द्वीप पर कब्जा करना चाहता है दुश्मन देश। जी हाँ दोस्तों, उनके इस बयान ने हर किसी में तहलका मचा दिया। दरअसल ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागैर गलीबाफ ने अमेरिका और इजराइल के साथ जारी जंग के बीच बहुत बड़ा बयान दिया। गलीबाफ ने कहा कि उन्हें खुफिया रिपोर्ट्स मिली है जिनमें दुश्मन देशों के एक ईरानी द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी का पता चला है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान अपने दुश्मनों की सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। दोस्तों, एक्स पर अपने पोस्ट में गलीबाफ ने लिखा, जो आप सामने देख पा रहे हैं, उन्होंने लिखा कि कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह पता चला है कि ईरान के दुश्मन एक क्षेत्रीय देश की मदद से ईरान के एक द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी सेनाएं दुश्मनों की सभी गतिविधियों पर नजर रख रही है। अगर उन्होंने कोई कदम उठाया तो उस क्षेत्रीय देश के सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर लगातार और बिना रुके हमले किए जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी बीच पेंटागन ने यानी अमेरिकी पेंटागन ने उत्तरी कैरोलिना स्थित अपने बेस से अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2000 से अतिरिक्त सैनिकों को मध्य पूर्व भेजने का भी बड़ा आदेश दे दिया। इसके अलावा प्रशांत महासागर के दोनों तरफ से 2 मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स भी रवाना हो रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट की बात करें तो ये 2003 के इराक युद्ध के बाद से अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती होगी, जब उसने 1,60,000 सैनिक भेजे थे। हालांकि अभी किसी जमीनी अभियान को लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन तैनात सैनिकों की संख्या और अमेरिकी अधिकारियों के बयानों से कम 3 संभावित परिदृश्य सामने आ रहे हैं। दोस्तों, ये है खार्ग द्वीप पर कब्जा या उसका घेराव, ईरान के तट को साफ करके हॉर्मुज जलडमरूबंद को फिर से खोलना, और तीसरा सबसे बड़े परिदृश्य में ईरान की परमाणु सामग्री को सुरक्षित करना। ईरान की ओर से सख्त चेतावनी और अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती के बीच मध्य पूर्व में तैनात की वजह से तनाव और बढ़ गया है। दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या कहीं से कहीं तक मध्यस्थता हो पाएगी, जल्द से जल्द सीज फायर हो पाएगा? जब अटैकबाजी चल ही रही है, एक दूसरे पर हमला किया ही जा रहा है, तो कहां से सीज फायर हो जाएगा? इतना ही नहीं, इसी बीच आपको बता दे कैसे सऊदी और यूएई इस आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, पूरा आग को और भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान युद्ध को अधूरा छोड़ने की बिल्कुल भी गलती ना करे ट्रंप, वरना बहुत बुरा होगा अमेरिका के साथ और हम जैसे देशों के साथ। जी हाँ, यूएई के राजदूत ने अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी। साथ में सऊदी भी भड़क उठा। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के अमेरिका में राजदूत यूसुफ अल औतैबा ने बुधवार को ईरान के साथ जल्दबाजी में जंग रोकने की कोशिशों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक लेख में कड़ी चेतावनी दे दी है। दोस्तों, उन्होंने तर्क दिया है कि ईरान के साथ युद्ध इस तरह खत्म होना चाहिए जिससे इस क्षेत्र के लिए तेहरान का लंबे समय से चला आ रहा खतरा खत्म हो जाए। यूएई के राजदूत का ये संदेश ऐसे समय आया है जब खाड़ी देशों ने नागरिकों और ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी ढांचे पर ईरानी हमलों को लेकर अपनी सार्वजनिक चेतावनियां तेज कर दी हैं। सऊदी अरब ने भी ईरान के साथ होने वाली युद्ध विराम की किसी भी कोशिश को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। वहीं मिडल ईस्ट में तनाव की खबरों के बीच सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन और जॉर्डन ने भी यानी इन सब ने मिलकर संयुक्त रूप से खुला पत्र भी जारी कर दिया है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। ये खुला पत्र जारी कर ईरान और उसके प्रॉक्सी समूहों द्वारा किए जा रहे हमलों की कड़ी भर्त्सना की है और चेतावनी दी है कि वे अब उनके और उनके प्रॉक्सी समूहों के हमलों को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन देशों ने अपने संयुक्त बयान में स्पष्ट कर दिया है कि ईरान द्वारा सीधे या उसके समर्थित प्रॉक्सी समूहों और सशस्त्र गुटों के माध्यम से किए गए हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रतिकूल है। इन हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और क्षेत्रीय देशों की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया गया है। तो वही दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि फिर इस युद्ध के बीच किन किन देशों पर कैसे कैसे असर पड़े हैं, कहां पर लॉकडाउन जैसी स्थिति लगने वाली है। दोस्तों, कहीं वर्क फ्रॉम होम तो कहीं इमरजेंसी तो कहीं लॉकडाउन जैसे हालात। दरअसल पाकिस्तान में हालत बद से बदतर हो चुके हैं। आपको बता दें, मिडल ईस्ट की जंग का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर दिखने लगा है। ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से एशिया में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। तेल और गैस की सप्लाई पर भारी असर पड़ा है, जिससे कई देशों में हालात कोविड-19 जैसे नजर आने लगे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। दोस्तों, जहां तेल गैस के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, सबसे बड़ा कदम फिलीपींस ने उठाया है। राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया है। फिलीपींस सरकार का कहना है कि देश की ऊर्जा सप्लाई पर आसन्न खतरा मंडरा रहा है। इस दौरान एक विशेष
समिति बनाई गई है जो ईंधन, खाद और दवाइयों की सप्लाई सुनिश्चित करेगी। जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई होगी, जबकि बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयला प्लांट को प्राथमिकता दी जा रही है। दोस्तों उधर दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया ने पूरे देश में ऊर्जा बचाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने लोगों से अपील कर दी है कि वे कोविड काल जैसी सावधानी अपनाएं। साथ में 12 सख्त नियम जारी कर दिए, जैसे कि कम समय के लिए शावर लेना, रात में फोन या इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज ना करना और छोटी दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना। वहीं वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, यहाँ दोस्तों जबरदस्त तरीके का रुकावट देखने को मिला है। श्रीलंका ने बड़ा फैसला लेते हुए 4 दिवसीय वर्क वीक लागू कर दिया है, यानी वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। हर बुधवार को छुट्टी दी जा रही है ताकि ईंधन की खपत कम की जा सके। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के मुताबिक इससे 25% तक ईंधन की बचत हो सकती है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान के हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 4 दिवसीय वर्क वीक, स्कूलों को 2 हफ्ते के लिए बंद करने और 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम जैसे फैसले लिए हैं। दरअसल एशिया के ज्यादातर देश अपने 70 से 80% तेल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर है। ऐसे में इसका बंद होना सीधे ऊर्जा संकट को जन्म दे रहा है। ये हालात साफ तौर पर कोविड-19 लॉकडाउन की याद दिलाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वजह वायरस नहीं बल्कि युद्ध है। अगर जंग लंबी चली तो आने वाले दिनों में और सख्त नियम देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, यानी कि इसका असर भारत में भी देखने को मिल सकता है। और जिन देशों में अभी सख्त नियम लागू किए गए हैं, इनमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे पहले लॉकडाउन जैसी स्थिति लगने वाली है। अगर भारत पर असर पड़ा तो इन देशों में आप समझ लीजिए भारत के अलावा बाकी देशों में लॉकडाउन तो लग ही जाएगा। और अगर भारत में लॉकडाउन की स्थिति आई तब तक आप ये समझ लीजिएगा कि पूरी दुनिया अब कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि युद्ध के रुकने के कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहे। युद्ध लगातार और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। जहाँ पर युद्ध विराम की बात चल रही है, वहीं युद्ध आक्रामक पे आक्रामक होता जा रहा है। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ उधर आपको बता दें, पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थता को लेकर आई अटकलों के बीच पूर्व अमेरिकी कर्नल ने 2 टूक कह दिया। दोस्तों कह दिया कि पाकिस्तान मध्यस्थ नहीं बल्कि खुद बड़ा मर्ज है, यानी खुद बहुत बड़ी बीमारी है। ये मदद की स्थिति में तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, रिटायर्ड अमेरिकी कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने एक बार फिर कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध में सीज फायर कराने के लिए मददगार भूमिका की स्थिति में हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में डगलस मैकग्रेगर ने 2 टूक कहा कि पाकिस्तान की पेशकश पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा मर्ज है। पाकिस्तान की मध्यस्थता पेशकश पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की पेशकश भरोसेमंद बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। वैश्विक तनाव के बीच कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने पश्चिम एशिया संकट और उसके समाधान की दिशा में हो रहे कूटनीतिक प्रयासों को लेकर ये तीखे बयान दिए हैं। दोस्तों मैकग्रेगर ने कहा कि पाकिस्तान का मदद की पेशकश करना ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति खुद जलती हुई इमारत में फंसा हो और आपको रहने के लिए कमरा देने की पेशकश कर रहा हो। उन्होंने आगे कहा कि इजरायली लोग पाकिस्तान को निष्पक्ष नजर से नहीं देखेंगे बल्कि वे पाकिस्तान को समस्या का ही एक हिस्सा मानेंगे। दोस्तों अटकलें तो यह है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जा सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस। जैसी खबरें आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। व्हाइट हाउस युद्ध विराम का रास्ता निकालने के लिए इसी वीकेंड पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कुछ स्तरीय बैठक की योजना बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शांति वार्ता में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते कि इन कर्नल ने बिल्कुल सही बात कही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत ही युद्ध विराम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर भारत से रिक्वेस्ट किया जाए तो फिर ये मामला सुलझ सकता है। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों उधर आपको बता दें, पश्चिम एशिया संकट के बीच फ्रांस गए जयशंकर जी जर्मनी, जापान, इटली, यूएस, यूके और कनाडा के विदेश मंत्रियों से करेंगे चर्चा। जी हां, आज जयशंकर जी फ्रांस गए हैं, वहां उनकी G7 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक होगी और उनकी इस यात्रा का एजेंडा ईरान युद्ध और इसकी वजह से हॉर्मुज जल डमरूमद से जहाजों की सामान अंतरराष्ट्रीय आवाजाही प्रभावित होने का समाधान खोजना है। विदेश मंत्री फ्रांस में G7 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से हॉर्मुज से किसी भी तरह की आवाजाही प्रभावित ना हो। हालांकि गुरुवार को ही ईरान ने औपचारिक तौर पर कह दिया है कि उसने भारत समेत रशिया, चाइना, इराक और पाकिस्तान के लिए इसको खोल दिया है। जी हां दोस्तों, G7 दुनिया के 7 समृद्ध और शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। भारत इसका सदस्य नहीं है और G7 के मौजूदा अध्यक्ष होने के नाते फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरो ने उसे आमंत्रित किया है। दोस्तों G7 के सदस्यों में ये देश शामिल है जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और
यूरोपियन यूनियन। जी हाँ, उधर आपको बता दें सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर, काला सागर में रशियन तेल से भरे टैंकर पर तुर्की तट के पास ड्रोन बोट से तगड़ा अटैक। दोस्तों, काला सागर में रूसी तेल से भरे एक तेल टैंकर पर हमले की खबर आ रही है। काला सागर में रूसी कच्चे तेल से भरे टैंकर पर हमले के लिए ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया गया। घटना तुर्की के तट के पास की है। दोस्तों, बता दें कि तुर्की मीडिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी तेल टैंकर इस्तांबुल के बॉस्फोरस स्ट्रेट से करीब 15 नॉटिकल मील यानी करीब 28 किलोमीटर दूर हुआ है। उधर आपको बता दें ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बना चीन जाने का प्लान। ऐसे में ताइवान पर दुनिया की है तगड़ी नजर। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मई में चीन दौरे पर जाने की तैयारी में है। वो बीजिंग में 14 और 15 मई को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे। बीते 8 सालों में यह अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला चीन का दौरा होगा। इससे पहले भी कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति के चीन दौरे की योजना बनी थी, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ सकी। इसके चलते दुनिया की दो शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के बीच रिश्तों को लेकर कयास लगने लगे थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने इस दौरे की जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसी साल के अंत तक किसी समय शी जिनपिंग भी अमेरिकी दौरे पर नजर आएंगे। दोस्तों, ट्रंप को इसी महीने यानी मार्च में ही चीन की यात्रा पर जाना था, लेकिन ईरान में जंग होने के चलते उन्होंने वॉशिंगटन में रहने का ही ठाना, यानी वॉशिंगटन में ही रहने को प्राथमिकता दी। इस पूरे जंग की निगरानी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इजराइल भले ही इस जंग का मुख्य हिस्सा है, लेकिन अमेरिका की हरी झंडी के बाद ही ईरान पर हमले किए गए हैं। अब इन मुद्दों पर आपकी क्या निजी राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।